आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अमरपाल सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर श्री राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग में कार्यरत हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ समाजशास्त्र विषय के खंड 3 के इकाई 7, 8, 9 और 10 4 इकाइयों के बारे में, जो कि आधारभूत समाजशास्त्रीय अवधारणाओं से संबंधित है, के बारे में पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो सर्वप्रथम हम शुरुआत करते हैं यहाँ से कि वो 4 इकाइयाँ जो है, जो आधारभूत समाजशास्त्रीय अवधारणाएं हैं, वो कौन-कौन सी है, जिसको हम आज चर्चा करेंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे। विद्यार्थियों, सबसे पहले जो इकाई है वो है, अवधारणा है, वो संस्कृति और समाज है। दूसरा हम चर्चा करेंगे, इसके बाद में चर्चा करेंगे सामाजिक समूह और समुदाय के बारे में चर्चा करेंगे, संगठन और संस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे, परिस्थिति और भूमिका के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं संस्कृति और समाज। जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन जब ये बात आती है कि मनुष्य ही क्यों सामाजिक प्राणी है, तब ये उसी के साथ इसका उत्तर आता है कि क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसके पास उसकी कल्चर है, यानी उसकी संस्कृति है। और जो हमारे इस धरा पर जो और भी क्रिएचर्स हैं, पशु पक्षी हैं, उनके पास वो कल्चर नहीं है, इसलिए वो मनुष्यों से अलग होते हैं। क्योंकि हम समाज में रहते हैं, इसलिए हम संस्कृति को धारण करते हैं और यही संस्कृति हमको एक सामाजिक प्राणी बनाती है। जैसा कि अरिस्टोटल ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो सबसे पहले समझते हैं हम कि संस्कृति और समाज क्या है और इसमें क्या संबंध क्या है। तो सबसे पहले संस्कृति, जैसे हम चर्चा करते हैं कि संस्कृति क्या है, तो एक बात ध्यान रखने की जरूरत है विद्यार्थियों कि आम जन संस्कृति और समाज या अन्य अवधारणाओं के बारे में क्या ज्ञान रखते हैं, क्या समझते हैं, और एक समाजशास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते हम आप क्या ज्ञान रखते हैं, उसमें एक फर्क होता है। कई बार कई अवधारणाओं को, समाज, संस्था, समिति, संगठन को हम कई बार एक मान के चलते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। सबके बीच में कुछ ना कुछ अंतर है और उस अंतर को समझने के लिए हमको समाजशास्त्र पढ़ना आवश्यक होता है। इसी सिलसिले में हम संस्कृति को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि संस्कृति क्या है। संस्कृति को अगर डिफाइन करना हो तो कैसे हम कहेंगे, यानी कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। संस्कृति समाज के सदस्यों की एक जीवन शैली है। संस्कृति एक वे ऑफ लाइफ है। संस्कृति जो हम हैं वो संस्कृति है और जो हमारे पास है वो सभ्यता है। तो संस्कृति क्या करती है? संस्कृति का काम होता है जब समाज में जन्म लेता है तो वो एक हाड़ और मांस का एक लोथड़ा होता है। उसके पास ज्ञान नहीं होता, सामाजिक वैल्यू, सामाजिक मूल्य, सामाजिक प्रथाएं, उसको उससे अवगत नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है और परिवार के माध्यम से, समाज के माध्यम से, स्कूल के माध्यम से धीरे धीरे वो संस्कृति को सीखता है। और वो संस्कृति क्या होती है? संस्कृति को सबसे पहले अगर डिफाइन किया है तो वो थे एडवर्ड टाइलर ने डिफाइन किया है। और वो क्या कहते हैं? संस्कृति वह जटिल समुद्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आदर्श, कानून, प्रथा और अन्य किन्हीं भी आदतों एवं क्षमताओं का समावेश होता है, जिन्हें मानव ने समाज के सदस्य होने के नाते प्राप्त किया है। हर्स्कोविट्ज़ डिफाइन करते हैं, वो कैसे परिभाषित करते हैं? वो कहते हैं संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग क्यों है? क्योंकि जो हम पर्यावरण मौजूद है उसी से निकाल करके, व्यवस्थित करके हम मनुष्यों ने संस्कृति का निर्माण किया है। यानी पर्यावरण से चीजें निकाल करके, पर्यावरण को व्यवस्थित करके हमने पर्यावरण के साथ जीने का जो ढंग जो इजाद किया है उसको कहते हैं संस्कृति। तो ये था। इसके अलावा बात आती है कि समाज संस्कृति एक दूसरे के अभिन्न अंग है। समाज बिना संस्कृति नहीं हो सकती और संस्कृति के बिना मानव समाज नहीं हो सकता है। तो समाज क्या होता है? समाज को कैसे डिफाइन करते हैं? समाज का मतलब होता है जब 2 या 2 से अधिक लोग एक साथ मिलते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और
वो किसी सामान्य उद्देश्य या विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कुछ नियम और विधान के माध्यम से परस्पर संबंधित होते हैं और नियमित संबंध का निर्माण करते हैं, उनको हम समाज कहते हैं, उसको हम समाज कहते हैं। समाज एक व्यापक अवधारणा है, बल्कि जबकि संस्कृति उसका एक पार्ट है, एक अभिन्न अंग है। तो समाज और संस्कृति एक दूसरे के पहलू हैं, आवश्यक पहलू हैं, इसको हम एक दूसरे के संदर्भ में ही समझ सकते हैं। अब बात आती है कि संस्कृति की मुख्य विशेषताएं क्या क्या होती हैं। जैसे हम आप जब जान गए कि संस्कृति ये होती है हमारी भाषा, हमारी बोलचाल की भाषा, हमारा पहनावा ओढ़ावा, खान पान, वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने का एक ढंग, एक तरीका, वो संस्कृति है। लेकिन इस संस्कृति की और विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो अगर हम विशेषताओं की चर्चा करते हैं तो सबसे पहले बात आती है संस्कृति और समाज, जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि एक दूसरे से संबंधित हैं, अटूट रूप से संबंधित हैं। बिना संस्कृति के समाज का निर्माण नहीं हो सकता, मानव समाज का, और बिना समाज के संस्कृति का भी निर्माण नहीं होता, ना उसमें परिवर्तन होता है, ना परिष्करण होता है। दूसरी विशेषता इसकी आती है, संस्कृति हमेशा आदान प्रदान का विषय है। संस्कृति को हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करते हैं। जैसे हम अपनी कल्पना करें, अपने बारे में सोचें, तो जो हमारे समाज, देश, परिस्थितियों के बारे में, खान पान, पहनावा ओढ़ावा, व्यवहार के बारे में जो जानकारी हमको है, वो हमको कहाँ से मिली? वो हमको हमारे परिवार से मिली है, हमारे स्कूल से मिली है, हमारे पड़ोस से मिली है। तो ये संस्था, यानी संस्कृति आदान प्रदान की जाती है। संस्कृति को हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को देते हैं। संस्कृति सीखी जाती है, संस्कृति को सीखा जाता है, और वो दिन प्रतिदिन हम उसको एक दूसरे को देने की भी कोशिश करते हैं। इसी माध्यम से एक पीढ़ी दूसरी अगले आने वाली पीढ़ी को संस्कृति के बारे में सिखाती है। इसका तीसरी विशेषता है, संस्कृति प्रतीकात्मक होती है। संस्कृति के नेचर के बारे में दो तरह की कल्पनाएं हैं, दो तरह की संकल्पनाएं हैं। एक में माना जाता है कि संस्कृति भौतिक होती है, और एक माना जाता है संस्कृति अभौतिक होती है। कई लोग मानते हैं संस्कृति के दो प्रकार होते हैं, भौतिक संस्कृति, अभौतिक संस्कृति। लेकिन जब हम कहते हैं संस्कृति जो भौतिक संस्कृति है, उसमें आता है कि हमारे पास क्या है, जो पर्यावरण हमारे पास, जो सुख सुविधाएं, जो हमारे पास तकनीकी, जो हमारे पास संसाधन, घर, आवास, निवास, कार, मोटर, गाड़ी, ये हमारी भौतिक संस्कृति है। लेकिन अभौतिक संस्कृति क्या है? अभौतिक संस्कृति वो नियम, कानून, प्रथाएं, रीति रिवाज, परंपराएं, भाषा, बोली, त्योहार, वो हैं जो अपना एक आकार तो नहीं रखते हैं, एक रूप नहीं रखते हैं, लेकिन वो प्रतीकात्मक होते हैं। हम उनको प्रतीकों के माध्यम से समझते हैं। चाहे होली हो, दिवाली हो, ईद हो, बकरीद हो, उसको हम सेलिब्रेट करते हैं, मानते हैं ये हमारा त्योहार है, इसको हमको सेलिब्रेट करना है। और उसको कैसे सेलिब्रेट करना है, वो भी प्रतीकों के माध्यम से करते हैं। कुछ नए नए कपड़े पहने जाते हैं, कुछ विशेष तरह के कपड़े पहने जाते हैं, और तमाम तरह के रिचुअल्स, तमाम तरह के संस्कारों को किया जाता है, पूजा की जाती है, और तमाम तरह के और भी व्यवहार किए जाते हैं। तो तब हम कहते हैं संस्कृति एक प्रतीकात्मक है। संस्कृति प्रतीकात्मक होती है, ना केवल वो भौतिक होती है, अभौतिक भी होती है। हमको दिखता नहीं है, लेकिन प्रतीकों के माध्यम से हम उसको समझ सकते हैं, ये किस संस्कृति का है, ये किस संस्कृति की पहचान है, ये किस संस्कृति का है। तो इससे हमको समझ में आता है। तीसरा आता है, नेक्स्ट आता है, संस्कृति की गतिशीलता होती है। यानी संस्कृति केवल एक स्थायी व्यवस्था नहीं है, संस्कृति केवल स्थिर नहीं होती, संस्कृति अपने आप को बदलती भी है, यानी वो गतिशील भी रहती है। क्यों? क्योंकि जब एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के संपर्क में आती है, तो जो आदान प्रदान होता है संस्कृतियों का, रीति रिवाजों का, परंपराओं का, खान पान के तरीकों का, उससे क्या होता है कि एक संस्कृति जो पहले से होती है उसमें कुछ नवोन्मेष होता है, नवीनता आती है, और इसी माध्यम से वो गतिशील होती है। तो कल्चर इज अ डायनेमिक एस्पेक्ट ऑल्सो। कल्चर डायनेमिक होती है, गतिशील होती है, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि संस्कृति परिवर्तनशील भी होती है। क्योंकि संस्कृति में देखा जाता है समय के साथ साथ परिवर्तन भी आता है, और परिवर्तन ही संस्कृति की जीवंतता होती है। इसके अलावा एक और विशेषता जिसके बारे में हम जानते हैं, संस्कृति की जो महत्वपूर्ण विशेषता है, वो है संस्कृति एक सर्वव्यापी व्यवस्था है। हर समाज में, हर देश में, हर समुदाय में एक संस्कृति पाई जाती है। संस्कृति ऐसा नहीं है कि जहां जहां मानव समाज है वहां पर संस्कृति है। ये अलग बात है कि संस्कृति
यहाँ की संस्कृति, वहाँ की संस्कृति, विदेश की संस्कृति, देश की संस्कृति में अंतर हो सकता है, लेकिन संस्कृति की सर्वव्यापकता होती है। संस्कृति जो है एक जगह, एक क्षेत्र विशेष में ही नहीं होती है, बल्कि अलग अलग रूपों में वो संस्कृति हर जगह पाई जाती है। अब अगर हमको चर्चा करनी हो, हमको ये समझना हो कि संस्कृति के उदाहरण क्या क्या है, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि संस्कृति का उदाहरण क्या हो सकता है, तब उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण क्या होता है? रीति रिवाज, परंपराएं, प्रथाएं, मान्यताएं, त्योहार मनाना, ये हमारे संस्कृति की पहचान है, संस्कृति के उदाहरण हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखा जाए कि चरण स्पर्श करना, हाथ मिलाना, भोजन करने का तरीका, पहनावा, ओढ़ावा, ये भी हमारी संस्कृति का पार्ट है, संस्कृति का अंग है। तो ये संस्कृति के बारे में, संस्कृति के उदाहरण, संस्कृति के जो संस्कृति की विशेषताएं हैं, उसके लक्षण हैं, उनके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। अब हम आते हैं संस्कृति के से जुड़ी हुई अन्य संकल्पनाएं भी हैं। समाजशास्त्रियों ने अलग अलग तरीके से संस्कृति से संबंधित संकल्पनाएं दी हैं, जिसमें एक प्रमुख संकल्पना आती है संस्कृति और सभ्यता। अभी हमने शुरुआत में संस्कृति को परिभाषित करते हुए ये बताया था कि संस्कृति क्या है, जो हम हैं वो संस्कृति है, और जो हमारे पास है वो हमारी सभ्यता है। यानी संस्कृति और सभ्यता में अंतर होता है। सभ्यता एक भौतिक वस्तुओं को रिप्रेजेंट करती है, एक जीवन शैली को रिप्रेजेंट करती है, जरूर एक विशेष समाज की सभ्यता को रिप्रेजेंट करती है, जीवन जीने के तरीकों को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन वो भौतिक रूप की होती है। लेकिन संस्कृति जो हम हैं, हम कैसे व्यवहार करते हैं, हम कैसी भाषा बोलते हैं, हम कैसे हमारा पहनावा क्या है, हमारा व्यवहार क्या है, हमारे रीति रिवाज, परंपराएं क्या है, इसको कहते हैं संस्कृति और सभ्यता। ये संकल्पना मानी जाती है। इसके अलावा सांस्कृतिक परिवर्तन, अब सांस्कृतिक परिवर्तन की संकल्पना भी है, और सांस्कृतिक परिवर्तन में कई तरह के परिवर्तन की संकल्पना है, जिसमें आता है कि जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया, पहले इसको समझा कि संस्कृति परिवर्तनशील भी है, संस्कृति में नवीनीकरण होता रहता है, संस्कृति का विचरण होता है, फैलाव होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए हम अगर बात करें तो जैसे पश्चिमी संस्कृति, जब ब्रिटिशर्स भारत में आए तो उन्होंने क्या किया, उनकी संस्कृति का प्रभाव हमारी संस्कृति पर पड़ा। दोनों संस्कृतियां जब आपस में मिली और आपस में अंतर क्रिया हुई, तो हमारी संस्कृतियों में नवीनीकरण, हमारी संस्कृति जो पहले से एग्जिस्ट करती थी, पहले से मौजूद थी, उसमें परिवर्तन आया। इसको कहते हैं नवीनीकरण हुआ। बहुत सारी हमारी संस्कृति की जो व्यवस्थाएं थी, वो संस्कृति के रूल्स रेगुलेशन थे, उसमें परिवर्तन आया। इसको कहते हैं विचरण कहते हैं, यानी कि एक संस्कृति का दूसरी देश की संस्कृति, दूसरे जगह पर उसका विचरण होना, चाहे वो विदेश से भारत में हुआ या भारतीय संस्कृति का प्रभाव अगर देखा जाए तो धर्म का जहां तक प्रभाव की बात आएगी तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म संस्कृति जो मानी गई, उसके तौर तरीके जो थे, उसके टीचिंग्स जो थे, उसके उपदेश जो थे, वो तमाम विश्व के अन्य देशों में पहुंचे, चाहे वो कंबोडिया हो, मलेशिया हो, थाईलैंड हो, श्रीलंका हो। तो ये हमारी संस्कृति को विचरण को दिखाता है। दूसरा आता है संस्कृति सम्मिश्रण, इसको कहते हैं अकल्चरेशन। सांस्कृतिक सम्मिश्रण यानी अकल्चरेशन, जब दो संस्कृतियां आपस में मिलती हैं, आपस में अंतर क्रिया करती हैं, तो वो एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में वो अपनी संस्कृति की मूलता को, अपनी संस्कृति को, उसकी आधार को बचाए रखती हैं। लेकिन एक प्रक्रिया इसके और आगे बढ़कर होती है, उसको कहते हैं समीकरण, यानी इसको कहते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन यानी समीकरण में क्या कहते हैं कि जब एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के संपर्क में आती है, अंतर क्रियाएं होती हैं, तो वो क्या होती है कि जो बहुसंख्यक संस्कृति होती है या डोमिनेंट कल्चर कहते हैं जिसको, और तो अल्पसंख्यक कल्चर उसमें संव्याप्त हो जाती है, यानी पूरी तरह से उसके नई कल्चर जो डोमिनेंट कल्चर है, यानी इसको कहेंगे संभ्रांत कल्चर है, वो उसको अपना लेती है, और अल्पसंख्यक जो कल्चर है उसका वो समाप्त हो जाती है, यानी वो उसे पूरी तरह से समाहित हो जाती है। इसके अलावा संस्कृति से संबंधित तमाम संकल्पनाएं और हैं, जिसमें एक आता है उप संस्कृतियां। ये उप संस्कृति क्या होती है? एक ऐसी संस्कृति जो एक प्रमुख संस्कृति के साथ ही रहते हुए लेकिन अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए होती है। जैसे अब उप संस्कृति को ऐसे भी कह सकते हैं कि आजकल के जो युवा हैं हमारे, कुछ चीजों में पुरानी पीढ़ी के वो साम्यता नहीं रखते हैं, उनको वो चीज नहीं मानते हैं, लेकिन उसके पैरेलल, उसके समानांतर ही अपनी एक व्यवस्था का निर्माण करते हैं।
लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं कि संस्कृत से एकदम अलग हो गए, वो उप संस्कृति का निर्माण करते हैं। यानी जो युवाओं की संस्कृति है, जो युवा नवीन तरह से अपना व्यवहार, उठना बैठना, भाषा बोलना तरीका, तो ये जो जो नयापन है उनका अपना जो उसको बनाए रखते हैं, उसको और प्रमुख संस्कृति जो है वो उसके साथ साथ ही बनाए रखते हैं, उसको कहते हैं उप संस्कृति। अब इसके अलावा आती है प्रतिरोधी संस्कृति। अब एंटी सोसाइटी यानी ऐसी संस्कृति भी है जो समाज के लिए नकारात्मकता लाती है। यानी दो संस्कृतियां जब आपस में मिलती हैं तो दूसरी संस्कृतियों एक इसको समझने के लिए, बेहतर तरीके से समझने के लिए हम आपको मेलिनोव्स्की का और समनर का आप एक सिद्धांत बताते हैं। वो कहते हैं संस्कृति को समझने के लिए दो तरह के संकल्पनाएं हैं। एक संकल्पना कहती है सांस्कृतिक सापेक्षवाद और दूसरी संकल्पना कहती है निर्जात केंद्रीयतावाद, निर्जात केंद्रीयता। तो सांस्कृतिक जो सापेक्षवाद है वो इस बात को कहता है, इस बात को मानता है कि कोई भी जो संस्कृति होती है उसको उसके ही संदर्भ में, उसकी गुणों को, उसके दोष को उसके संदर्भ में ही देखने और समझने की जरूरत है। जैसे पश्चिमी संस्कृति है, हम भारतीय संस्कृति के लोग अगर पश्चिमी संस्कृति को अपनी संस्कृति के चश्मे से, अपने संस्कृति के संदर्भ में अगर उसकी तुलना करेंगे तो शायद हम कहेंगे कि वो संस्कृति अच्छी नहीं है। लेकिन सांस्कृतिक सापेक्षवाद ये कहता है हर संस्कृति को समझने के लिए उसके अपने परिप्रेक्ष्य में ही समझना होगा। अब वहाँ का पर्यावरण क्या है, वहाँ की आवश्यकताएं क्या है, वहाँ समाज की डिमांड क्या है, उसके अनुसार ही संस्कृति को हम समझ सकते हैं। तो इसको कहेंगे सांस्कृतिक सापेक्षवाद। लेकिन एक दूसरी संस्कृति है जिसको कहते हैं सांस्कृतिक आघात, यानी कि ऐसी संस्कृति जिसको निर्जात केंद्रीयता भी कहते हैं। यानी जब दो संस्कृतियां आपस में मिलती हैं तो एक संस्कृति अपने संस्कृति को श्रेष्ठ और दूसरे की संस्कृति को बुरा बताती है और उसकी बुराई करती है, उसके खिलाफ कार्य करती है, तो इसको कहते हैं सांस्कृतिक आघात या इसको कहते हैं एथनोसेंट्रिसिज्म। यानी बहुत सारी जो क्षेत्रवाद की भावनाएं हमारे देश में जो इस समय है, चाहे वो नागालैंड, बोडोलैंड की बात हो, चाहे वो गोरखालैंड की बात हो, या इस तरह के तमाम क्षेत्रीयतावाद जो जिस समय हमारे देश में है, उसका एक कारण यह भी है कि निर्जात केंद्रीयता, निर्जात संस्कृति का एक रूप है निर्जात केंद्रीयता। अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने धर्म के आधार पर वो अलग क्षेत्र की मांग करते हैं। तो इस प्रकार से जो संकल्पनाएं हैं संस्कृति की, उसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात जरूर समझना जरूरी है विद्यार्थियों कि संस्कृति का कार्य होता है समाज में व्यवस्था को बनाए रखना, समाज में लोगों को अनुशासित रखना, समाज में सही क्या है गलत क्या है इसका निर्णय करना और लोगों को सही रास्ते पर रखना। लेकिन जब संस्कृति का क्षरण होता है, संस्कृति में गिरावट आती है संस्कृति, तो क्या होता है समाज पर उसका असर पड़ता है। अब समाज पर असर क्या पड़ सकता है कि समाज जो है वो संस्कृति के माध्यम से संस्कृति के मूल्यों के आधार पर चलता है। अगर किसी संस्कृति में गलत तरीके के उसकी रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, उसका व्यवहार का तरीका है, तो समाज पर उसका गलत असर पड़ेगा। मैक्स वेबर एक जर्मन समाजशास्त्री, उन्होंने प्रोटेस्टेंट एथिक्स और एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, पूंजीवाद और प्रोटेस्टेंट एथिक्स के संबंध का अध्ययन किया और बताया कि प्रोटेस्टेंट धर्म में एक उसके मानने वालों की जो एथिक्स थी, जो वैल्यूज थी, जो मूल्य थे, जो नैतिकता थी, वो इस तरह थी कि उनको मेहनत करने के लिए, उनको लेबोरियस करने के लिए, इंडस्ट्रियस बनाने के लिए और उद्यमी बनाने के लिए वो प्रेरित करती थी। और आगे चल करके वही देश एक विकसित देश के रूप में बने, जो जितने आज विकसित देश हैं जहां पर ज्यादातर प्रोटेस्टेंट के मानने वाले थे। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि संस्कृति का प्रभाव समाज पर किस तरह से होता है। अब विद्यार्थियों, संस्कृति और समाज के संबंध को समझने के बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरे जो हमारी जो संकल्पना है, मूलभूत अवधारणा है, वो है सामाजिक समूह और समुदाय। समाजशास्त्रीय दृष्टि से एक समूह समान मानदंडों, मूल्यों, अपेक्षाओं वाले लोगों की संख्या है जो नियमित और होशपूर्वक बातचीत करते हैं। यह विशेषता समूहों को लोगों के मात्र समुच्चय से अलग करती है। एक सामाजिक समूह उन व्यक्तियों की बहुलता है जिनकी एक समान पहचान है, कम से कम कुछ एकता की भावना, कुछ सामान्य लक्ष्यों तथा साझा मानदंडों और काफी उच्च स्तर की बातचीत वो आपस में रखते हैं। अगर हम समूह को
परिभाषित करें तो मैकाबर एवं फेथ की परिभाषा कहती है कि सामाजिक समूह को मानव के किसी भी संग्रह के रूप में परिभाषित करते हैं जिन्हें एक दूसरे के साथ मानवीय संबंधों में लाया जाता है। यानी सामाजिक संबंध पर जोर देते हैं। अगर जहां भी सामाजिक संबंध है वहां हम कहते हैं वो सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यानी दो या दो से अधिक लोग जब एक साथ मिलते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे से प्रभावित होते हैं और फिर वो एक संबंध का निर्माण करते हैं, उस संबंध को हम सामाजिक समूह कहते हैं। इसके अलावा ऑकबर्न और नीलकॉक के अनुसार जब भी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ आते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो उन्हें एक सामाजिक समूह गठन करने के लिए एक अवसर प्राप्त होता है और वो एक सामाजिक समूह का गठन करते हैं। इसके अलावा सामाजिक समूह के जो उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं या मैं आपसे बताऊं आसानी से समझने के लिए कि सामाजिक समूह की विशेषता क्या होगी। देखिए, समाज की संरचना के निर्माण के लिए बहुत तरह के सामाजिक समूहों का निर्माण, उसमें से परिवार, सहकर्मी समूह, समाजशास्त्रीय वर्ग और एक सामाजिक क्लब या पड़ोस, ये हमारे अलग अलग तरह के सामाजिक समूह होते हैं। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी समूह में जरूर रहता है और वो किसी न किसी और कई समूह में भी एक साथ रह सकता है। समूह छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं और ये समूह के कुछ उदाहरण के रूप में हम इसको समझ सकते हैं। बोगार्डस इसको परिभाषित करते हुए क्या कहते हैं, सामाजिक समूह को कई व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। दो या दो से अधिक लोग होने चाहिए जिनके पास सामान्य वस्तुएं हो, एक दूसरे को उत्तेजित करते हो, जिनकी समान वफादारी और समान गतिविधियों में वो भाग लेते हैं। इसके अलावा सामाजिक समूह की विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं, किन क्या क्या उसके लक्षण है, कैसे हम जानेंगे एक सामाजिक समूह है, तो उसके लिए सबसे पहली विशेषता मानी जाती है वो है पारस्परिक संबंध। यानी अगर दो या दो से अधिक लोगों के बीच में पारस्परिक संबंध पाया जाता है तो हम कहेंगे वो एक समूह का की विशेषता है। दूसरी विशेषता आती है, दो या दो से अधिक लोग जब मिलते हैं और पारस्परिक संबंध का निर्माण करते हैं तो उनमें एक एकता की भावना भी आती है, वो यूनाइटेड फील करते हैं, एक साथ एकजुटता उनमें दिखती है। तीसरी विशेषता जो इंपॉर्टेंट आती है उसको हमको समझना जरूरी है, जो कहते हैं कि हम की भावना, वी फीलिंग, यानी हम इस समूह के हैं। जैसे आप कहीं पर किसी क्लास के विद्यार्थी हैं, किसी कक्षा के विद्यार्थी हैं, तो उस कक्षा में जो लोग हैं आप उनसे इंतरक्रिया करते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, अपना नोट शेयर करते हैं, तो वहां क्या कहते हैं, वहां पर आप वी फीलिंग है। और जब कोई कंपटीशन दूसरी क्लास से होता है तो आप कहते हैं हमारी क्लास, हमारी क्लास। तो ये हम की जो भावना है वो भी सामाजिक समूह का निर्माण करती है। इसके अलावा सामान्य हित, समूह के लोगों के अपने एक सामान्य हित होते हैं। जैसे अभी हमने आपको एक उदाहरण दिया, आपकी कक्षा का उदाहरण दिया। अब आपकी कक्षा में सारे लोगों का एक ही लगभग सामान्य हित है कि आपको स्नातक कर रहे हैं, स्नातक में उन विषयों को पढ़ना है, उन पीरियड्स को पढ़ना है और आपको स्नातक को ट्रेन करना है। तो ये क्या हुआ, सामान्य हित है। तो सामान्य हित होना भी समाज समूह की एक विशेषता है, सामाजिक समूह की। और इसके अलावा समान व्यवहार, कार्य करने का तरीका, उठने बैठने का, आने जाने का, लंच होने का, ये इसमें भी एक सामान्य व्यवहार कह सकते हैं कि ये अलग विशिष्ट व्यवहार नहीं, एक सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से, सामान्य इंटरेक्शन के माध्यम से हम समूह का निर्माण करते हैं। इसके अलावा कुछ आदर्श नियम भी होते हैं सामाजिक समूह की विशेषताओं के। वो क्या होते हैं उसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि आदर्श नियम यानी हमारी क्लास के कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को, नियमों को पालन करना है सभी बच्चों को, टीचर्स को और अन्य तमाम प्रतिभागियों को। तो क्या हुआ, वो विशेष नियम है, उसको सबको पालन करना होता है। तो सामाजिक समूह की ये भी एक विशेषता है। अब सामाजिक समूह की विशेषता के बाद हम समझेंगे कि जो सामाजिक समूह होता है वो कितने प्रकार का होता है और समाजशास्त्र में अनेक विद्वानों ने किस किस तरह से उसका वर्गीकरण किया है। तो सामाजिक समूहों का वर्गीकरण को हम किस तरह से कर सकते हैं, तो सबसे पहला वर्गीकरण हम समझते हैं वो जॉर्ज सी मिल ने किया है। उन्होंने क्या कहा है समूह को, उन्होंने एक व्यक्ति विशेष को समूह का केंद्र माना है और उसके बाद उन्होंने कहा है जब एक व्यक्ति होता है किसी समूह में तो उसको एकक कहते हैं, दो व्यक्ति आपस में व्यवहार करते हैं, अंतरक्रिया करते हैं तो द्वैत कहते हैं, और त्रियक यानी इसको तो एकक, द्वैत और त्रियक। जॉर्ज सी मिल ने सामाजिक समूह को इन तीन वर्गों में विभाजित किया, इन तीन प्रकारों में विभाजित किया है। दूसरे समाजशास्त्री है एफ टॉनीज ने
दो प्रकार के सामाजिक समूहों में विभाजन किया है। एक जेमाइनसाफ्ट जिसको वो समुदाय कहता है, एक गेसेलसाफ्ट जिसको वो संघ कहता है। अब जेमाइनसाफ्ट समुदाय है और गेसेलसाफ्ट, इसमें डिफरेंस, इसमें अंतर क्या है ये बात समझने की है कि जेमाइनसाफ्ट जो होता है वो एक सरल समाज का, सरल समूह का उदाहरण होता है। जैसे कि हम कहेंगे समुदाय, गांव, ये एक सरल, एक जेमाइनसाफ्ट है, यानी वहां पर लोगों के बीच में संबंध प्रगाढ़ होते हैं, उनका विशेष क्षेत्र होता है, उनके निश्चित परिधान होते हैं, उनकी निश्चित कल्चर होती है, तो उसको कहेंगे जेमाइनसाफ्ट यानी समुदाय। लेकिन दूसरा जो प्रकार है वो संघ कहते हैं, वो कहते हैं गेसेलसाफ्ट। संघ क्या होता है, समिति क्या होती है, वो कहते हैं संघ में औपचारिक संबंध पाए जाते हैं, अनौपचारिक संबंध समुदाय में पाए जाते हैं, लेकिन संघ में औपचारिक संबंध पाए जाते हैं, औपचारिक नियम पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से एफ कॉनिस ने दो प्रकार के वर्गीकरण किया है सामाजिक समूहों का। फिर उसके बाद आते हैं चार्ल्स कूली। चार्ल्स कूली सामाजिक समूहों को दो प्रकार में विभाजित करते हैं, प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह। प्राथमिक समूह क्या होता है, ऐसा समूह जिनमें आमने सामने के संबंध होते हैं, जो समूह छोटा होता है, जो जिनके बीच में एक अनौपचारिक संबंध पाया जाता है। लेकिन द्वितीयक समूह क्या होता है, द्वितीयक समूह वो होता है जो जिनमें आमने सामने का संबंध नहीं भी पाया जाता है, दूर का संबंध होता है और उनमें औपचारिक संबंध होता है, औपचारिक संबंध होता है। इसके अलावा द्वितीयक समूह का बड़ा भी होता है, उसका आकार बड़ा हो सकता है, लेकिन प्राथमिक समूह का जो आकार होता है वो छोटा होता है। जैसे परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली, ये प्राथमिक समूह के भाग हो सकते हैं, प्राथमिक समूह के प्रकार हैं। लेकिन कोई भी क्लब हुआ, हमारा कोई स्टेडियम हुआ, स्कूल हुआ, कॉलेज हुआ, वो द्वितीय होता है। हमारा जैसे एक कस्टमर के रूप में, एक क्रेता के रूप में विक्रेता से हमारा जो संबंध होता है वो भी हमारा द्वितीयक संबंध होता है। तो चार्ल्स कूली ने प्राथमिक और द्वितीयक समूह के बारे में चर्चा की है। जॉर्ज समनर ने अंतः समूह और बाह्य समूह के रूप में इसको विभाजित किया है। अब अंतः समूह क्या होता है, बाह्य समूह क्या होता है। अंतः समूह और बाह्य समूह को इस रूप में हम मान सकते हैं कि जब हम किसी चीज को उद्धृत करते हुए ये कहते हैं मेरा समुदाय, मेरा समाज, मेरी क्लास, मेरा परिवार, तो इसको हम कहते हैं अंतः समूह। लेकिन जब हम कहते हैं मेरा नहीं है, दूसरा समाज, दूसरा परिवार, उनका परिवार, इनका परिवार, तो हम क्या कहते हैं, ये बाह्य समूह है। तो अंतः समूह और बाह्य समूह का जो वर्गीकरण किया है वो समझने किया, जॉर्ज समूह। फिर इसके अलावा जॉर्ज हसन आते हैं, वो क्या कहते हैं, असामाजिक समूह, आभासी सामाजिक समूह और प्रतिसामाजिक, तीन तरह के उन्होंने विभाजन किए हैं, जिसमें असामाजिक कहते हैं। यानी ऐसा सामाजिक समूह भी होता है जो समाज के नियमों प्रतिमानों को मानता नहीं है, बल्कि उसको तोड़ने पर विश्वास करता है, तो वो असामाजिक हो जाता है। असामाजिक समूह भी होते हैं, जैसे चोरों का गिरोह हो सकता है, डकैतों का गिरोह हो सकता है, पिक पॉकेटर्स जिसको कहते हैं, जो जेब कतरे होते हैं, इस तरह का हम कहेंगे असामाजिक समूह, इनको असामाजिक तत्व, असामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। इसके अलावा जब हम कहते हैं सामाजिक, आभासी सामाजिक, यानी ऐसा समूह जो पूरी तरह से एक समूह का निर्माण नहीं कर पाया है, उसमें कुछ विशेषताएं सामाजिक समूह की तो हैं, लेकिन कुछ विशेषताएं नहीं है, इसलिए वो अभी पूरी तरह से सामाजिक समूह नहीं बन पाया है। अब वो कोई एक विशेषता, दो विशेषता उसमें नहीं हो सकती है, ठीक है ना, तो उसको कहेंगे आभासी समूह, ठीक है ना, क्वासाई ग्रुप कह सकते हैं। या और तीसरा जो बताया है हसन ने, वो क्या बताया है, प्रतिसामाजिक, यानी समाज के खिलाफ। अब समाज के खिलाफ क्या हुआ, समाज के खिलाफ यानी समाज को नुकसान पहुंचाने वाला, समाज के हितों को नुकसान पहुंचाने वाला प्रतिसामाजिक होगा। अब अगर समाज का हित नुकसान होता है, किसी परिवार का हित का नुकसान होता है, तो उसको हम कहेंगे प्रतिसामाजिक। तो तीन तरह के हसन ने बताए। इसके अलावा पार्क बर्गस ने प्रादेशिक समूह और गैर प्रादेशिक समूह में इसका विभाजन किया है। तो प्रादेशिक समूह क्या होता है, इसको उन्होंने टेरिटोरियल एरिया से जोड़ा है कि बहुत सारे ऐसे समूह होते हैं जिनको हम एक विशेष क्षेत्र में पाते हैं, विशेष क्षेत्र में उनका निवास होता है, विशेष क्षेत्र में ही वो विशेषताएं पाई जाती है समूह की। लेकिन गैर प्रादेशिक भी ऐसे होते हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि वो समूह इसी जगह पाया जाए, कहीं दूसरी जगह नहीं पाया जाएगा। इसमें उनके कहने का मतलब ये था कि जैसे हम कहते हैं कश्मीरी पंडित, बंगाली ब्राह्मण्स, तो बंगाली ब्राह्मण जो है वो बंगाल में जो
जो वेस्ट बंगाल है वहां पाए जाने वाले ब्राह्मण को बंगाली ब्राह्मण कहते हैं। लेकिन वो प्रादेशिक वर्ग हो गया सामाजिक समूह का। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं बंगाल के जो बाहर प्रदेशों में भी रह रहे हैं, तो और बहुत से ऐसे बंगाली ब्राह्मण जो बाहर भी रह रहे हैं, तो वो गैर प्रादेशिक। तो इस दो तरह से हम इसको विभाजित कर सकते हैं जब हम सामाजिक समूह के प्रकार की बात करते हैं। इसके अलावा बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट जो विभेद किया है वो चार्ल्स कूले ने प्राथमिक एवं द्वितीयक समूहों में किया है। प्राथमिक और द्वितीयक समूहों को हम थोड़ा डिटेल में इसको विस्तृत तरीके से हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं प्राथमिक समूह की विशेषताएं क्या है। प्राथमिक समूह क्या है? प्राथमिक समूह में आमने सामने के संबंध होते हैं। प्राथमिक समूह में जैसे मैंने कहा शारीरिक सामीप्य होता है, छोटा आकार होता है, यानी जब परिवार की बात करते हैं, पड़ोस की बात करते हैं, क्रीड़ा आपके पीयर ग्रुप की बात करते हैं, जो क्रीड़ा समूह की बात करते हैं, तो 4, 5, 10 इससे ज्यादा 15 इससे ज्यादा लोग नहीं होते, तो हम कहते हैं छोटा आकार होता है। और उसमें स्टेबिलिटी, उसमें स्थिरता कहते हैं। प्राथमिक समूह स्थिर होता है, परिवार पड़ोस है ना, ये स्थिरता होती है। तुलनात्मक रूप से अन्य समूहों की तुलना में जो प्राथमिक समूह है वो ज्यादा स्थिर होते हैं। इसके अलावा पृष्ठभूमि की समानता होती है। पृष्ठभूमि की समानता का तात्पर्य क्या हुआ? एक वंश के हैं, एक कुल के हैं, एक ब्लड के हैं, एक जो है गांव के हैं, एक क्षेत्र के हैं, तो हमारी पृष्ठभूमि की समानता होती है। यानी प्राथमिक समूह में तो पृष्ठभूमि की समानता होती है, लेकिन द्वितीयक समूह में वैसा नहीं होता है। इसके अलावा सीमित स्वार्थ होते हैं। सीमित स्वार्थ का मतलब क्या होता है? जैसे हम परिवार का उदाहरण लेते हैं, तो परिवार में लोगों का एक सीमित स्वार्थ होता है, यानी एक दूसरे पर वो निर्भर रहते हैं और बिना किसी औपचारिक नियम और मांग के वो एक दूसरे के हेल्प करते हैं, एक दूसरे को सहयोग करते हैं, तो एक सीमित स्वार्थ हुआ। लेकिन द्वितीयक समूह ऐसा समूह होता है जिसमें विशेष स्वार्थ के लिए हम द्वितीयक समूह का निर्माण करते हैं। अब जैसे मैं आपसे कहूँ, किसी शॉप पर आप किसी स्कूल में एडमिशन लेते हैं, तो आप विशेष स्वार्थ हो गया ना, वहां पर आप गए, कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो विशेष स्वार्थ, अपना ग्रेजुएशन करने के लिए आप वहां पर गए तो विशेष स्वार्थ हुआ, लेकिन वो तभी तो वो द्वितीयक समूह बन जाता है। इसके अलावा भागीदार हितों की गहनता। अब यहाँ पर यह होता है कि जो उसके भागीदार होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, जो सदस्य होते हैं, वो क्या होते हैं? उनके बीच घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं, घनिष्ठता होती है, क्लोजनेस ज्यादा होती है। लेकिन द्वितीयक समूह जो होता है वो एक विशेष हित के लिए चूंकि उसका निर्माण होता है, तो वो उसमें उतनी गहनता नहीं पाई जाती जितनी प्राथमिक समूह में पाई जाती है। अब इसके अलावा समझना जरूरी है कि प्राथमिक समूह आज के समय में वर्तमान परिदृश्य में प्राथमिक समूह की स्थिति क्या है। प्राथमिक समूह का जो 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 क्षरण हो रहा है वो एक समाज के लिए चिंता का विषय है। जैसे मैं कहूँ परिवार, पड़ोस, क्रीड़ा समूह, मित्र मंडली, तो अगर आप इन सब पर चर्चा करें और गंभीरता से विचार करें तो आप पाएंगे पहले जैसा पड़ोस नहीं रह रहा है, पहले जैसा परिवार टूट रहा है। संयुक्त परिवार से हम न्यूक्लियर परिवार में रहना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये हमारे जो प्राथमिक समूह है उनका क्षरण हो रहा है, ये एक चिंता का विषय है समाज के लिए। इसके अलावा द्वितीयक समूह, जैसा कि हमने कहा कि वह द्वितीयक समूह में जो संबंध होता है वो अवैयक्तिक होता है, संविदात्मक होता है, औपचारिक होता है, तर्कसंगत संबंधों की विशेषता रखते हैं। और द्वितीयक समूह प्राथमिक समूहों के लगभग विपरीत माने जाते हैं, मतलब वो थोड़ा बहुत काफी अंतर होता है उनके बीच में। ऑगबर्न और निमकॉफ का कहना है कि समूह जो अंतरंगता में कमी का अनुभव प्रदान करते हैं, ऐसे सामाजिक समूह जो सामाजिक संबंधों की अंतरंगता, जिसको कहते हैं अंतरंगता, क्लोजनेस में कमी को महसूस कराते हैं, उनमें माध्यमिक उनको हम सेकेंडरी ग्रुप यानी द्वितीयक समूह कहते हैं। जैसा कि आप कहीं यात्रा कर रहे हैं, कहीं किसी दुकान से आप कोई वस्तु खरीद रहे हैं, क्रेता विक्रेता का संबंध होता है, कहीं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो ठीक है आपका मकसद है शिक्षा लेना, उनका पैसा कमाना, और तो वो एक दूसरे के स्वार्थ को पूछ करते हैं, तो वहां पर वो द्वितीयक समूह में आते हैं। इसके अलावा प्राथमिक और द्वितीयक समूह के विभेद के बारे में हमने पहले आपको बात किया है, तो कुछ इंपॉर्टेंट जो अंतर है उसको इस तरह समझ सकते हैं। संबंधों के आधार पर प्राथमिक समूह में प्रगाढ़ संबंध होता है, द्वितीयक समूह में कम प्रगाढ़ संबंध होते हैं। विशेष स्वार्थ निस्वार्थ होता है या बहुत सामान्य स्वार्थ होता है प्राथमिक समूह में, लेकिन द्वितीयक समूह में विशेष स्वार्थ होता है, उसमें अनौपचारिक नियम कानून होते हैं,
प्राथमिक समूह में, लेकिन द्वितीयक समूह में औपचारिक नियम होते हैं। कितना पैसा देंगे, कितनी वस्तु मिलेगी, कितना फीस देंगे तो ये शिक्षा मिलेगी, ये सब औपचारिक संबंध में आता है। और एक बात महत्वपूर्ण है, विशेषता, प्राथमिक समूह की सदस्यता जो होती है वो अनिवार्य होती है। यानी आप किसी न किसी प्राथमिक समूह के सदस्य हमेशा होते ही हैं, क्योंकि आप किसी के पड़ोसी होते हैं, किसी परिवार के सदस्य होते हैं, किसी आपकी मित्र मंडली होती है, तो आप कहते हैं कि आप सदस्यता जो होती है, जो मेंबरशिप होती है वो अनिवार्य होती है। लेकिन द्वितीयक समूह की सदस्यता जो होती है स्वैच्छिक होती है। आपको किसी विद्यालय का सदस्य नहीं बनना है, आपको वहां शिक्षा नहीं लेनी है, नहीं लेनी, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, स्वैच्छिक होता है। अनिवार्य नहीं है कि आपको किसी द्वितीयक समूह का सदस्य बनना ही है। इसके अलावा जो अन्य अवधारणाएं हैं, इनमें प्रमुख अवधारणा है संगठन और संस्थाएं। ये जितनी अवधारणा है विद्यार्थियों, उसको समझने के लिए एक बात आपको ध्यान रखना जरूरी है कि समाज के निर्माण, समाज की संरचना और उसकी प्रकार्यात्मकता के निर्माण के लिए, समाज को स्थिर रखने के लिए ये सारे अवधारणाएं जितनी है वो उसको योगदान करती है। हाँ, उनकी विशेषताओं में अंतर होता है जरूर, संगठन, संस्थाएं, समिति, समूह, परिस्थिति, लेकिन कहीं न कहीं कोई संरचना का निर्माण करता है, अंग उसके विशेष अंग का निर्माण करता है, और कोई उसके फंक्शन, उसके प्रकार का को संचालित करता है। तो अब जो अवधारणा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है संगठन और संस्थाएं। अब इसको इस तरह समझ सकते हैं कि मानव के कुछ सामान्य हित तथा कुछ विशेष हित होते हैं। सामान्य हितों की पूर्ति के लिए बनाए गए संगठनों को समुदाय कहते हैं, जैसा हम अभी बात कर चुके हैं। विशेष हितों की पूर्ति के लिए बनाए गए संगठनों को समिति कहते हैं, यानी संघ कहते हैं। इन विशेष उद्देश्यों या हितों को कार्य रूप में परिणत करने के लिए जो साधन, तौर तरीके, विधियां, प्रणालियां आदि उपयोग में लाई जाती हैं, उन्हें हम संस्था कहते हैं। अब संस्था का मतलब क्या हुआ? संस्था का मतलब हुआ वो कार्य प्रणालियां, वो नियम कानून, वो विधियां जिनका उपयोग करके हम समूहों का निर्माण करते हैं, समाज को चलायमान रखने में सहयोग देते हैं, उनको हम संस्थाएं कहते हैं। अब संस्था की परिभाषा क्या हो सकती है? संस्था बोगार्डस के अनुसार संस्था एक सामाजिक संस्था, समाज का वह ढांचा होता है जो मुख्य रूप से सुव्यवस्थित विधियों के द्वारा व्यक्तियों की जरूरतों की पूर्ति के लिए संगठित किया जाता है। मैकाबर एवं पेज के अनुसार संस्था कार्यप्रणालियों की स्थापित स्वरूप तथा दशा को कहते हैं, जो समूह के सामूहिक क्रियाओं की विशेषता होती है। रॉस के अनुसार सामाजिक संस्थाएं संगठित मानवीय संबंधों की व्यवस्था है, जो सामान्य इच्छा द्वारा स्थापित या स्वीकृत होती है। इसके अलावा अब इसकी कुछ और विशेषताएं होती हैं। संस्था में सदस्यता जो होती है वो नहीं होती है, संस्था का व्यक्ति सदस्य नहीं होता है, यानी सदस्यता अनिवार्य नहीं होती है और उसका व्यक्ति सदस्य नहीं होता। हम इसीलिए इसको नियम, कानून और कार्य प्रणालियां कहते हैं। नियमों, कार्य प्रणालियों का एक व्यवस्थित रूप कहते हैं संस्था, ठीक है ना। तो संस्था, जैसे संस्था का उदाहरण क्या हो सकता है? बाजार एक संस्था है, शेयर मार्केट एक संस्था है। अब बाजार की जब हम बात करते हैं तो बाजार का एक नियम है, बाजार में कोई चीज कहाँ मिलेगी, क्या उसका प्राइस क्या होगा, उसका मूल्य क्या होगा, कितना पैसा देना होगा, जीएसटी किसको देनी, ये संस्था है। ये संस्था यानी नियम कानूनों की एक प्रणाली होती है। अब बात आती है संस्थाओं के कार्य क्या होते हैं और उसका महत्व क्या होता है। संस्थाएं समाज के लिए क्यों जरूरी होती है? उसके लिए हम ये कह सकते हैं, नंबर एक, क्या संस्थाओं का कार्य क्या होता है? सामाजिक नियंत्रणों के साधनों की व्यवस्था करना। समाज में व्यवस्था का निर्माण करने के लिए उसमें नियंत्रण की आवश्यकता होती है और ये संस्थाएं उसका निर्माण करती है। जैसे विवाह, परिवार, मार्केट, कानून, संविधान, तो ये क्या करते हैं? ये समाज में सामाजिक नियंत्रण को बनाए रखते हैं। सामाजिक नियंत्रण को बनाए रखने के संस्थाओं का होना जरूरी होता है। दूसरी विशेषता या इसका महत्व हो सकता है, संस्था व्यक्ति को कार्य एवं पद प्रदान करती है। ये संस्था निर्धारित करती है कि किस व्यक्ति को क्या कार्य करना चाहिए, माता का क्या कर्तव्य है, पिता का क्या कर्तव्य है, बेटे का क्या कर्तव्य है, बेटी का क्या कर्तव्य है, ये सब संस्था करती है।
विवाह विवाह के बंधन में पति का क्या कर्तव्य है, पत्नी का क्या कर्तव्य है, पत्नी और पति के प्रति परिवार का क्या कर्तव्य है, ये सारी बातें संस्था के माध्यम से व्यक्ति को समझ में आती है, उसको बताई जाती है। तीसरा आता है मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अगर समाज में जो सामाजिक जो जो समूह है या व्यक्ति है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति अगर संस्थाएं नहीं होंगी तो नहीं हो पाएगी। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संस्थाओं की आवश्यकता होती है। मानव व्यवहारों का नियंत्रक होता है, डिसिप्लिन बनाए रखना, कानून व्यवस्था को बनाए रखना, अनुशासन को बनाए रखना, यानी हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए, हमारा व्यवहार खराब ना हो, हमारा व्यवहार दूसरों को बुरा ना लगे, दूसरे के खिलाफ ना हो, इसकी व्यवस्था भी संस्था करती है। यानी संस्था ये मूल्य स्थापित करती है व्यक्तियों में, समाज के व्यक्तियों में। इसके अलावा ये संस्थाएं जो होती है वो संस्कृति का वाहक होती है। जैसे मैंने अभी शुरुआती अवधारणा में संस्कृति को समझते समय हम लोगों ने डिस्कस किया था कि संस्कृति ट्रांसफर होती है। तो संस्कृति कैसे ट्रांसफर होती है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संस्कृति का जो 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 ट्रांसफर होता है कैसे होता है, वो इन्हीं संस्थाओं के माध्यम से होता है। तो संस्थाएं संस्कृति की वाहक है, करियर है, यानी उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाती है। इसके अलावा संस्थाएं सामूहिक जीवन में व्यक्ति का मार्गदर्शन करती है। व्यक्ति को सही रास्ते पर रखना है, व्यक्ति को अनुशासनहीनता से बचाने के लिए, व्यक्ति को सही क्या है गलत क्या है इसका फैसला समझाने के लिए भी महत्व रखती है। तो इसकी तो संस्कृत के ये महत्व और उसके विशेषताएं हम लोग समझें। विद्यार्थियों, आगे हम संस्था को समझने के समाजशास्त्र में और तमाम समाजशास्त्रियों ने संस्था के प्रकार को समझने के लिए अनेक परिप्रेक्ष्य दिए हैं, जिनमें 3 परिप्रेक्ष्य मुख्य रूप से, जिसमें सबसे पहला परिप्रेक्ष्य आता है प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य, जिसको कहते हैं फंक्शनल पर्सपेक्टिव। फंक्शनल पर्सपेक्टिव या प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य क्या होता है, ये परिप्रेक्ष्य किसी भी संस्था के उसके संरचना और उसके प्रकार, यानी कौन वो संस्था या संस्था के जो सदस्य जो अंग हैं वो किस तरह से समाज के संगठन को बनाए रखने में अपना योगदान देते हैं, उसको समझना चाहिए। यानी एक अंग प्रत्यंग भाग और विभाग के द्वारा एक संपूर्ण व्यवस्था, संपूर्ण सिस्टम को चलाए रखने के लिए जो योगदान दिया जाता है उसको हम कहते हैं प्रकार्यात्मकता। यानी संरचना होती है, उसका प्रकार होता है, और ये परिप्रेक्ष्य इस बात पर जोर देता है कि संस्था का, समाज का बने रहना स्थिर होना जरूरी है, स्थिरता होनी चाहिए, तभी तो संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती है। तो ये परिप्रेक्ष्य संस्कृति को स्थायी और संस्कृति को जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बनाए रखने पर जोर देता है। दूसरा परिप्रेक्ष्य आता है द्वंद्ववादी परिप्रेक्ष्य। द्वंद्ववादी परिप्रेक्ष्य प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य के विपरीत परिप्रेक्ष्य है। संस्था को परिवर्तनशील देखना ज्यादा चाहता है और संस्था को प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य को अनुपयुक्त करार देता है, अनुपयुक्त मानता है, क्योंकि द्वंद्ववादी परिप्रेक्ष्य का मानना है कि प्रकारात्मकता जो है, प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य जो है वो किसी भी व्यवस्था में, संस्था में जड़ता लाती है, उसमें नवीनीकरण होने से रोकती है और शोषण की व्यवस्था का निर्माण करती है। लेकिन द्वंद्ववादी परिप्रेक्ष्य क्या कहते हैं, कार्ल मार्क्स और अन्य समाजशास्त्री कहते हैं कि द्वंद्ववादी परिप्रेक्ष्य यानी समाज में परिवर्तन को भी समझना जरूरी है, समाज में गरीब और अमीर के बीच समानता होनी चाहिए, गरीब और अमीर के बीच खाई नहीं होनी चाहिए, उसको बांटना भी समाज का काम है। ये तब होगा जो व्यवस्था शोषणकारी पहले से मौजूद है उसमें परिवर्तन करना होगा। इसको द्वंद्ववादी परिप्रेक्ष्य कहते हैं संस्थाओं के हिसाब से। तीसरा परिप्रेक्ष्य आता है अंतःक्रियावादी परिप्रेक्ष्य। ये इसको कहते हैं माइक्रो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी कहते हैं। यह परिप्रेक्ष्य इस बात पर जोर देता है कि संस्थाओं का निर्माण, संस्थाएं जो है वो पहले से निर्मित नहीं होती, लोग संस्थाओं का निर्माण करते हैं। और लोग संस्थाओं का निर्माण कैसे करते हैं, अपने दिन प्रतिदिन की क्रियाओं के माध्यम से वो रीति रिवाज, परंपराओं, नियमों का निर्माण करते हैं, और फिर वो पीढ़ी दर पीढ़ी जब उसको ट्रांसफर किया जाता है, हस्तांतरित किया जाता है, तो वो आगे चल करके काफी समय के बाद वो संस्थाएं बन जाती है।
तो अंतःक्रियावादी परिप्रेक्ष्य में ये जोर दिया जाता है कि संस्थाओं के नियमों प्रतिमानों के निर्माण की प्रक्रिया को समझना जरूरी है और उसमें लोगों की भूमिका, लोगों की परिस्थिति को समझना जरूरी है। ये तीन परिप्रेक्ष्य संस्था को समझने के लिए समाजशास्त्रियों द्वारा बताए गए हैं जो मुख्य रूप से। अब संस्था के उदाहरण क्या हो सकते हैं? संस्था का उदाहरण है विवाह, संपत्ति, उत्तराधिकार। इसके अलावा संस्था के प्रकार, संस्था को हम 5 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1 है आर्थिक संस्थाएं। अब आर्थिक संस्थाओं में जैसा कि है संपत्ति उत्तराधिकार का नियम। अब संपत्ति किसको हस्तांतरित होगी इसके नियम होते हैं और उस नियम में अलग अलग क्षेत्र के आधार पर नियम होते हैं। कहीं नियम होता है सबसे बड़े बेटे को और बेटों को प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफर होगी, हस्तांतरित होगी, लेकिन कहीं नियम है कि बड़ी बेटी को ट्रांसफर होगी। दक्षिण भारतीय समाज में अगर देखें तो वहां पर बड़ी बेटी को यानी पुरुष से पुरुष को संपत्ति का हस्तांतरण नहीं होता है, पुरुष महिला से महिला को हस्तांतरण होता है। तो इस तरह से आर्थिक संस्थाएं होती हैं, सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक स्त्रीकरण की संस्थाएं होती हैं। जैसे हम कहेंगे जाति, वर्ग, अब ये क्या है, या रेस, प्रजाति, ये सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाएं हैं जो समाज में स्त्रीकरण को निर्धारित करती है। यानी समाज में जो सोपान की व्यवस्था होती है, उच्च निम्न की व्यवस्था होती है, या कहेंगे उसको अगर जाति व्यवस्था को माने तो जाति व्यवस्था में जो वर्णा व्यवस्था में माने तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण बताए गए। ये स्त्रीकरण यानी कि ये भी सामाजिक स्त्रीकरण की संस्थाएं होती है। इसके अलावा बात आती है जो सामाजिक, जिसमें हमने बताया कि विवाह, उत्तराधिकार, ये संस्थाएं सामाजिक होती हैं। इसके अलावा राजनीतिक और सांस्कृतिक संस्थाएं भी होती है। राजनीतिक संस्थाएं क्या होती है? राजनीतिक दल, संसद, हमारी संसद, तो ये राजनीतिक संस्थाएं होती हैं। यानी इसमें शक्ति और सत्ता किसको मिलेगी, कैसे मिलेगी, कैसे उसको वो चुनाव में आएगा, इलेक्शन में आएगा, जीतेगा, इसका सब नियम कानून उसमें होता है जो राजनीतिक संस्थाएं उसका निर्माण करती हैं। इसके अलावा सांस्कृतिक, धार्मिक, तमाम धार्मिक समूह हैं, संस्कृतियां हैं, प्रथाएं हैं, वो नियम कानून की एक व्यवस्थित व्यवस्था होती है, एक सिस्टम होता है, उसको हम सांस्कृतिक संस्थाएं कहते हैं। अब संस्थाओं को समझने के बाद में हम संगठन को समझते हैं। संगठन क्या होता है? संगठन भी समाज की व्यवस्था को निर्माण करने के लिए एक निकाय के रूप में माना जाता है। एक संगठन की व्यापक परिभाषा को सामाजिक गतिविधि की किसी भी उद्देश्यपूर्ण व्यवस्था के रूप में कहा जा सकता है, जिसका अर्थ है कि विशेष उद्देश्यों के लिए आदेशित मानवीय संबंधों पर सक्रिय नियंत्रण होना। संगठनों में प्राथमिक समूह संघों से परे संबंधों के पैटर्न शामिल होते हैं जो काफी हद तक सहज, अनियोजित, अनौपचारिक होते हैं, जो कि रिश्तेदारी संबंधों, सहकर्मी समूहों, स्थानीय समुदाय और तमाम तरह के संगठनों में आमतौर पर सुदृढ़ पाए जाते हैं। तो संगठन को समझने के लिए संगठन को इस तरह से हम समझ सकते हैं कि एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा निकाय, चाहे वो पारंपरिक समाज में रहा हो, चाहे वो आधुनिक समाज में रहा हो, जिसमें कि नियम कानून के आधार पर सत्ता संबंध की व्यवस्था होती है और विशेष उद्देश्यों, हितों की पूर्ति के लिए उस संगठन का निर्माण किया जाता है। अब संगठन का अध्ययन सर्वप्रमुख तरीके से अमिताई एजेनी ने 1975 में किया था और उन्होंने आधुनिक समय में सत्ता के संबंध के आधार पर संगठन के 3 प्रकारों की पहचान की थी, जिसमें प्रमुख रूप से पहला संगठन संबंध बताते हैं कि जिस संगठन में संबंध भय, प्रतिबंधों के भय से और वरिष्ठ अधिकारियों की मांगों को पूरा करने के लिए जो संबंध होते हैं, उसको संगठन, उसको एक संगठन कहते हैं। ठीक है। दूसरा संगठन आता है जिसमें पारिश्रमिक पाने के लिए, मूल्य कमाने के लिए, मूल्य अर्जित करने के लिए, उसको उपयोगितावादी संगठन कहते हैं। यानी जब कोई एम्प्लॉयड होता है किसी संगठन में, तो वो वहां पर अपना पारिश्रमिक हासिल करने के लिए संगठित होता है, जिससे जुड़ता है, ना कि वो किसी डर की भावना से या किसी नैतिक
नैतिकता की भावना से ऐसा करता है। तीसरा जो एडजेनी ने बताया, वो बताया कि मानक संगठनों में शामिल होने वाले व्यक्ति, यानी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं जो पारिश्रमिक के लिए नहीं, किसी फायदे के लिए नहीं, मूल्य अर्जित करने के लिए नहीं, बल्कि उन लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए करते हैं जिन्हें वो नैतिक रूप से मानते हैं। यानी बहुत सारे कार्य और संगठन से हम आप जुड़ते हैं जिसमें केवल पैसा कमाना हित नहीं होता। जैसे अगर हम सेना की बात करें, भारतीय सेना, अब बहुत लोगों को ये होता होगा कि वहाँ नौकरी के लिए जाते हैं केवल पैसा कमाने के लिए नहीं, लेकिन अगर अभी आपसे कहा जाए कि आपको एक ऐसी नौकरी दी जा रही है, आपको 50,000 रुपए महीने दिए जा रहे हैं और आपको वहाँ आपको गोली लग सकती है, आप शहीद हो सकते हैं, तो कोई ऐसी नौकरी करने नहीं जाएगा। लेकिन जब सेना की बात आती है, देश की संप्रभुता अखंडता को अक्षुण्ण रखने की बात आती है, तो हम पैसा कमाने के भाव से ऊपर उठ के देश की सेवा और एक देशभक्ति के भाव से भी भरे होते हैं और ऐसे संगठन से जुड़ते हैं। तो एमेताई एडजेनी ने इन 3 तरह के संगठन की बात की है। मैक्स वेबर को आधुनिक समय में संगठन का पहला समाजशास्त्री माना जाता है, संगठन को अध्ययन करने के लिए, संगठन की विस्तृत व्याख्या करने के लिए। वेबर ने संगठनों की पहचान आधुनिकता की संरचनाओं में व्याप्त और मानव जीवन पर बढ़ते हुए प्रभाव के रूप में किया है, जिसमें राज्य की एजेंसियां, व्यावसायिक उद्यम, शिक्षा, अस्पताल, सैन्य, राजनीतिक दल या पुनर्वास संस्थान, यहाँ तक कि धार्मिक प्रतिष्ठान भी शामिल हैं। ऐसे संगठनों की इस आधिपत्य की पकड़ को एडजेनी के प्रसिद्ध कथन में भी उदाहरण के रूप में समझा जाता है। एमेताई एडजेनी ने आधुनिक समाज में संगठन के महत्व को समझाते हुए एक बात कही थी, एक कथन कहा था, जो उसमें ये कहते हैं कि हमारा जन्म, यानी मनुष्य का जन्म जो है आजकल अस्पताल में होता है और पालना घर में उसका पालन होता है, लालन पालन होता है, उसके बाद में स्कूल में उसकी शिक्षा दीक्षा होती है और उसके बाद में वो पैसा कमाने के लिए जीवन यापन करने के लिए वो किसी आर्थिक संगठन में जाकर के वो पैसा कमाने के लिए। तो संगठन हमारे जीवन में इस तरह से व्याप्त है, हमारे जन्म से लेकर और हमारे अंतिम समय तक संगठन हमारे लिए कितना कारगर है, कितना हमको योगदान करता है। इसके अलावा अब जो अगला हमारी अवधारणा है समाजशास्त्र की, जिसको हम समझेंगे विद्यार्थियों और डिस्कस करेंगे, वो है परिस्थिति और भूमिका। परिस्थिति और भूमिका। परिस्थिति क्या होती है? हर व्यक्ति समाज में किसी विशिष्ट स्थान पर विशिष्ट समय में एक स्थिति को, एक पद को धारण करता है। यानी हम आप सब लोग कहीं ना कहीं किसी एक पद पर होते हैं, एक स्थिति में होते हैं। अब यानी अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपकी भी एक परिस्थिति है, यानी आपका एक पद है, यानी आपकी स्टूडेंट, आप विद्यार्थी की परिस्थिति आप रखते हैं। लेकिन पद अलग अलग तरीके से अलग अलग समाजशास्त्रियों ने परिस्थिति और भूमिका की व्याख्या की है और उसको परिभाषित भी किया है। रॉल्फ लिंटन के अनुसार परिस्थिति एक विशेष प्रणाली में वह स्थान है जिसे एक निश्चित व्यक्ति एक विशेष समय पर रखता है। मॉरिस जिन्सबर्ग कहते हैं, एक परिस्थिति एक सामाजिक समूह में एक स्थिति है, समूह में अन्य व्यक्तियों द्वारा आयोजित अन्य पदों के साथ उसका संबंध होता है। तीसरा, किंग्सले डेविस कहते हैं, परिस्थिति सामान्य संस्थागत प्रणाली में एक स्थिति है जिसे पूरे समाज द्वारा मान्यता प्राप्त और समर्थन प्राप्त होता है। हॉटन एवं हंट कहते हैं, परिस्थिति समूह के समाज में एक व्यक्ति की रैंक होती है। परिस्थिति के प्रकार की बात आती है। परिस्थिति के प्रकार में सबसे पहले रॉल्फ लिंटन ने परिस्थिति को 2 प्रकार का बताया है, 2 प्रकार के वर्गीकरण किए हैं। सबसे पहला वर्गीकरण वो कहते हैं प्रदत्त परिस्थिति, दूसरा वर्गीकरण कहते हैं उपार्जित परिस्थिति। प्रदत्त परिस्थिति क्या होती है? जो व्यक्ति को जन्म लेते ही, जन्म के समय से ही मिल जाती है, उसको हम प्रदत्त परिस्थिति कहते हैं। जैसे कैसे? एक निर्धारित परिस्थिति जिसमें एक व्यक्ति का जन्म होता है, उसे जीवन भर उसी परिस्थिति में रहना पड़ता है। जैसे लिंग, पुरुष है, स्त्री है, आयु, छोटा है, बड़ा है, ठीक है, वृद्ध है, जाति, उपजाति, ये हमारी जो है प्रदत्त परिस्थितियां। यानी ज्यादातर
जो प्राथमिक समूह होते हैं, जो समुदाय होते हैं, वहां पर प्रदत्त परिस्थितियां पाई जाती है। जैसे ग्रामीण समाज में, ग्रामीण समाज में व्यक्ति को उसकी जाति के नाम से, उनके पिताजी के नाम से, उनकी उनकी उनके उनके धर्म के नाम से जानते हैं। लेकिन शहर में हम पिताजी के नाम से कम जानते हैं, उसके खुद के अपने अपने अचीवमेंट के नाम से, उसकी शिक्षा के नाम से, उसके पद के नाम से जानते हैं। दूसरा, लिंटन कहते हैं उपार्जित परिस्थिति क्या होती है। उपार्जित परिस्थिति होती है जो संघर्ष या अपनी योग्यता क्षमता के द्वारा कोई व्यक्ति समाज में हासिल करता है। यानी आप विद्यार्थी हैं, आप स्नातक कि स्नातक कर रहे हैं, अब आप शिक्षित हो जाएंगे, आपको नौकरी मिलेगी, तो आप कोई डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, अधिवक्ता बनेंगे, तो इसका मतलब क्या, वो आपकी उपार्जित परिस्थिति हुई। यानी आप अपनी योग्यता, कर्मठता, अपनी क्षमता, अपने ज्ञान के आधार पर जो हासिल करते हैं, जिसमें आपके वंशानुगत चीजों का कोई असर नहीं होता है, इसलिए उसको कहते हैं उपार्जित परिस्थिति। इसके अलावा अब बात आती है भूमिका क्या होती है। जहां परिस्थिति है वहां भूमिका है। बिना भूमिका के परिस्थिति नहीं हो सकती और बिना परिस्थिति के भूमिका नहीं हो सकती। तो परिस्थिति को कैसे हम समझ सकते हैं? परिस्थिति का गत्यात्मक स्वरूप जो होता है, गत्यात्मक यानी भूमिका जो होती है परिस्थिति का गत्यात्मक रूप होती है। यानी जिस परिस्थिति में आप होते हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, पुरुष हैं, स्त्री हैं, माता है, पिता है, उसकी उस पद से, उस परिस्थिति से अपेक्षित कुछ व्यवहार होते हैं। उन व्यवहारों के क्रियान्वयन को हम भूमिका कहते हैं। विद्यार्थियों, इसको समझना बहुत आवश्यक है कि परिस्थिति और भूमिका एक दूसरे से संबंधित हैं। परिस्थिति जो है वो भूमिका क्या होगी, किस तरह से उस परिस्थिति का निर्वहन किया जाएगा, ये निर्धारित करती है। और भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक रूप होती है। रॉल्फ लिंटन ने वर्णन किया है कि आप एक परिस्थिति पर रहते हैं, लेकिन आप एक भूमिका भी निभाते हैं। हैसियत यानी परिस्थिति और भूमिका एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। दोनों अगल बगल चले लेकिन परस्पर जुड़े होते हैं। सामाजिक समूह में प्रत्येक परिस्थिति या स्थिति में अपेक्षित व्यवहार को एक सेट कहा जाता है। परिस्थिति और भूमिकाएं सामाजिक संरचना के आवश्यक तत्व होते हैं। यंग और मैक कहते हैं एक भूमिका स्थिति का कार्य है। एक भूमिका जो होती है किसी परिस्थिति का कार्य होती है। इसके अलावा भूमिका के बारे में अन्य तरह की संकल्पनाएं भी हैं समाजशास्त्र में, हम उसको समझना जरूरी है हमारे लिए। मर्टन ने दो प्रकार की संकल्पनाएं की हैं भूमिका को, जिसमें उन्होंने कहा है एकाधिक भूमिकाएं, जिसको बहुभूमिकाएं भी कभी कभी कहा जाता है, और भूमिका सेट। हम सामाजिक प्राणी के रूप में समाज में एक समय में कई परिस्थितियों को धारण किए हुए होते हैं। जैसे एक ही समय में हम एक स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी हैं, एक किसी के भाई हैं, किसी के चाचा हैं, तो ऐसे ही किसी के मित्र हैं, तो एक साथ कई परिस्थितियों को धारण करते हैं। उसी प्रकार से हम उस समय में अपनी तमाम परिस्थितियों की भूमिकाओं को जब निभाते हैं, तो उसको मर्टन ने कहा बहुभूमिकाएं, एकाधिक भूमिकाएं, मतलब एक से अधिक भूमिकाओं का निर्वहन करना। यानी व्यक्ति जो होता है एक समय में कई भूमिकाओं का निर्वहन करता है। दूसरा उन्होंने कहा भूमिका सेट। भूमिका सेट में मर्टन कहते हैं कि व्यक्ति की मुख्य भूमिका तो एक होती है, लेकिन उस भूमिका की वजह से उसके कई और भूमिकाएं होती हैं, जिसको कहता है स्टेटस सेट। जैसे स्टेटस सेट क्या होता है कि जैसे इसका एग्जांपल ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आप डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर है, तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर का पीएम से संबंध होता है, चपरासी से संबंध होता है, मरीज से संबंध होता है, अलग भूमिका होती है, उसके बॉस से अलग संबंध होता है। तो इस तरह से एक सेट होता है, भूमिका संघर्ष होती है। जब एक व्यक्ति दो परिस्थितियों की भूमिकाओं को एक साथ निभाने में अक्षम पाता है अपने आप को, यानी तो विपरीत भूमिकाओं को निभाना हो एक साथ में, तो उसको भूमिका संघर्ष कहते हैं। इसके अलावा भूमिका तनाव भी होता है। भूमिका तनाव क्या होता है? भूमिका तनाव में हम क्या करते हैं कि हम सक्षम होते हुए भी, किसी परिस्थिति में सक्षम होते हुए भी हम अपनी भूमिका का निर्वहन सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, तो उसको हम कहते हैं भूमिका तनाव। तो इस तरह से भूमिका के बारे में हम ये मान सकते हैं कि भूमिका और परिस्थिति समाज की
प्रकार्यात्मकता को, समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है। और इसके अलावा वर्तमान समाज में, आधुनिक समाज में जिस तरह से भूमिकाओं का परिवर्तन हो रहा है, परिस्थितियों का परिवर्तन हो रहा है, हम आप जो है तमाम अनेक नए प्रकार की भूमिकाओं में अपने आप को पाते हैं। तो कई बार आधुनिक मानव अपने आप को भूमिका संघर्ष में घिरा हुआ ज्यादा पाता है। सबसे ज्यादा संघर्ष की भूमिका, जो भूमिका संघर्ष का उदाहरण ऐसे हो सकता है, एक महिला के लिए नौकरी पेशा भी करना और अपने घर को भी संभालना, दोनों में एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। इसके अलावा और बहुत चीजें जिनको तो वर्क लाइफ बैलेंस कहते हैं, यानी कार्य और जीवन में साम्यता लाना, उसमें संतुलन लाना, ये भूमिका संघर्ष की बात होती है। भूमिका तनाव, आजकल मानसिक रोगों की जो 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 वृद्धि हो रही है, उसका एक रीजन ये भी है कि हम सक्षम हैं लेकिन फिर भी हम कोई भूमिका सही तरीके से नहीं निभा पाते। हम पढ़े लिखे हैं लेकिन हमको रोजगार नहीं मिल रहा है। हमारे बेरोजगारी देश में, हमारे देश में, समाज में इतनी ज्यादा है कि हम शिक्षित हैं, हम शिक्षित बेरोजगार हैं। तो शिक्षित बेरोजगार इसलिए तो पढ़ा लिखा है फिर भी नहीं उसको मिल रहा, तो वो भूमिका तनाव में रहेगा। तो इस तरह से हम इन समाजशास्त्र की भूमिकाओं, समाजशास्त्र के विभिन्न अवधारणाओं को हम लोगों ने पढ़ा। विद्यार्थियों, तमाम तरह की इन अवधारणाओं को आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ आपको धन्यवाद देता हूँ। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।